GoLogin is the best browser for multi-accounting. GoLogin is a platform that enables users to manage multiple browser profiles. 8 मार्च 2014 को रात के 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए टेक ऑफ तो करती है, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती। आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अचानक से ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। इसे ढूंढने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जुट जाते हैं, लेकिन दुनिया का कोना कोना छानने के बाद भी प्लेन और उसमें बैठे किसी भी इंसान का कोई अता पता नहीं चलता। किसी ने इस प्लेन के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ बताया, तो किसी ने पायलट द्वारा प्लेन को समंदर में क्रैश करने की थ्योरी दी, तो वही किसी ने इसे हाईजैकर्स की साजिश बताया। लेकिन 10 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ और इसमें सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ आखिर क्या हुआ था। देखा जाए तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए लगभग 6 घंटे की एक रेगुलर फ्लाइट थी। हर रोज की तरह ही 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रात के 12:41 पर उड़ान भरती है। ये एक बोइंग 777 प्लेन था, जिसकी कमान को कैप्टन जाहिरी अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हामिद ने संभाला हुआ था, और इस प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से ज्यादातर का ताल्लुक चाइना और मलेशिया से होता है। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट के बाद प्लेन आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर साउथ चाइना सी के ऊपर से वियतनाम के डायरेक्शन में उड़ने लगता है। प्लेन का ट्रांसपोंडर लगातार अपनी करंट जीपीएस लोकेशन को मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार तक पहुंचा रहा था, और अभी तक सब कुछ डेली रूटीन के हिसाब से ही हो रहा था। रात के 1:19 पर यानी 38 मिनट तक हवा में उड़ने के बाद फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने वाली थी। अब इसके बाद प्लेन को मलेशिया की जगह वियतनाम के हो ची मिन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहना था। इसी वजह से कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन जहारी अहमद शाह से कम्युनिकेट करके कहता है, Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. ये एक डेली रूटीन का हिस्सा था और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सब ठीक था। मलेशियन एटीसी में रिकॉर्ड हुए इस मैसेज में कैप्टन की वॉइस लेवल में किसी भी तरह के तनाव का इशारा नहीं था, लेकिन अभी तक सब कुछ जो नॉर्मल होता है वो एकदम से एबनॉर्मल में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा होता है जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। किसी को नहीं पता था कि कैप्टन जाहिरी का ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। आखिरी मैसेज के ठीक 2 मिनट बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक मलेशिया और वियतनाम दोनों के रेडार से गायब हो जाती है। कुआलालंपुर एटीसी इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देता है कि प्लेन अब मलेशिया के एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम के एयर जुरिस्डिक्शन में पहुंच गया होगा, इसलिए प्लेन उनके रेडार पर नहीं है। लेकिन मुश्किल तब पैदा हुई जब प्लेन हो ची मिन के रेडार से भी पूरी तरह गायब हो गया। ये देखकर वहां के कंट्रोल टावर को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ और उनकी टीम प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्लेन का ट्रांसपोंडर स्विच ऑफ आ रहा था और पायलट की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद भी MH370 की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर हो ची मिन टावर कुआलालंपुर एटीसी को इन्फॉर्म करता है कि प्लेन उनके रेडार पर नहीं है और हवा में अचानक से कहीं गायब हो गया है। आमतौर पर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम को 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन लापरवाही दिखाते हुए कुआलालंपुर एटीसी ने एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को ये जानकारी देने में पूरे 4 घंटे का वक्त लगा दिया। सुबह के 6:30 बज चुके थे और ये वही टाइम था जब फ्लाइट MH370 को बीजिंग के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सभी को उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और प्लेन बीजिंग के धरती पर सुरक्षित उतर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लेन तो दूर, वहाँ उसका साया भी नहीं पहुँचता। प्लेन जब अपने तय वक्त पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया तो प्लेन जहाँ से गायब हुआ था ठीक उस जगह पर इमीडिएटली एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ये एक मल्टीनेशनल सर्च एफर्ट होता है जिसमें 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स MH370 को साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के एरिया में ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि काफी सर्च करने के बाद भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। इस दौरान पूरी दुनिया को इस हादसे के बारे में पता चल चुका था। टीवी चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया MH370 की खबरों से भरा हुआ था। Now it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers on board. Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans,
has gone missing. Malaysia Airlines flight MH370 disappeared with 239 people on board. प्लेन का अचानक इस तरह गायब हो जाना हर किसी को हैरत में डाल देता है। जहां लोग इस प्लेन के गायब होने को लेकर अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे, तो वही एक्सपर्ट्स प्लेन को ढूंढ निकालने में जुटे होते हैं। अभी तक प्लेन को मलेशिया और वियतनाम के बीच खोजा जा रहा था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के चौथे दिन 12 मार्च 2014 को एक ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है जिसने सर्च टीम को हिला कर रख दिया। पता चलता है कि 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह के सिविलियन रेडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन वो अगले 1 घंटे तक मलेशियन मिलिट्री के पावरफुल रेडार पर शो होती रही। मिलिट्री रेडार की रीडिंग के हिसाब से जहाज ने सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद कुछ मिनट के लिए राइट टर्न लिया और फिर अचानक से लेफ्ट में 180 डिग्रीज का टर्न लेकर वो वापस मलेशिया के डायरेक्शन में उड़ने लगा। आधे घंटे के बाद प्लेन ने मलेशिया के पेनांग आइलैंड को क्रॉस किया और फिर वो मलाका स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया। 2:22 तक प्लेन मिलिट्री रेडार की रेंज में रहा और फिर वो मिलिट्री रेडार से भी पूरी तरह गायब हो गया। आखिरी बार मिलिट्री रेडार ने प्लेन को अंडमान सी के ऊपर स्पॉट किया था, यानी साउथ चाइना सी, जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन गायब हुआ था। इस खबर ने एक्सपर्ट्स के होश उड़ाकर रख दिए। सभी को इस सवाल ने चिंता में डाल दिया कि आखिर प्लेन ने बीजिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों टर्न किया और प्लेन वापस मलेशिया की तरफ आकर वहां लैंड करने के बजाय अंडमान सी की तरफ क्यों बढ़ता रहा और फिर जहाज वहां से आखिर कहां गायब हो गया। जो सर्च ऑपरेशन अभी तक साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में चल रहा था, वो ऑपरेशन अब अंडमान सी में शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद भी इस जगह पर भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चल सका। कुछ दिनों के बाद एक्सपर्ट्स को एक और क्लू मिलता है जिसने पूरी सिचुएशन को बदल कर रख दिया। पता चलता है कि पहले सिविलियन रेडार और फिर मिलिट्री रेडार से गायब होने के कुछ मिनट बाद ही MH370 एक सैटेलाइट को लॉगिन रिक्वेस्ट भेजने लगा। प्लेन ने हर 1 घंटे के बाद इंडियन ओशन के ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद 35,000 किलोमीटर दूर इनमार्सेट नाम की सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। दरअसल मॉडर्न प्लेन्स में सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसके थ्रू प्लेन को कंसिस्टेंट एंड रिलायबल कनेक्टिविटी मिलती रहती है, विशेष रूप से रिमोट एरियाज और महासागरों में जहां ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं होता है। प्लेन हर कुछ देर पर सैटेलाइट्स को पिंग करके कनेक्टिविटी को मेंटेन रखता है, जिससे ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल को रूटीन अपडेट मिलता रहे। अगर प्लेन का ग्राउंड रेडार और रेडियो सिस्टम से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो उस केस में भी प्लेन सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर अगर एयरक्राफ्ट कोई टेक्निकल इशू फेस करता है तो भी वो रीबूट होकर सैटकॉम से कनेक्शन बिठा सकता है। ऐसे ही किसी रीजन के साथ फ्लाइट MH370 ने कई बार इनमार्सेट सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट करने के अलावा प्लेन ने सैटेलाइट से ना तो अपनी लोकेशन साझा की और ना ही किसी डेटा को शेयर किया। इन्वेस्टिगेटर्स को सैटेलाइट से मिले लॉगिन डेटा से प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता तो नहीं चला, लेकिन यूके बेस्ड एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB के एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट को रिसीव हुए सिग्नल्स की मदद से एक कैलकुलेशन की, जिससे प्लेन की अगली मूवमेंट का अंदाजा हो गया। पता चला कि मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद प्लेन ने एक और बार टर्न लिया था और अगले 6 घंटों तक प्लेन उसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार इनमार्सेट सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, यानी पहली बार जब प्लेन को साउथ चाइना सी में ढूंढा जा रहा था उस वक्त प्लेन आसमान में ही उड़ रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से कोसों दूर थी। प्लेन ने 6 घंटों में 7 बार सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन 8वीं बार कोई कांटेक्ट हो पाता उससे पहले ही प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और प्लेन इंडियन ओशन में ही कहीं क्रैश कर गया। एक्सपर्ट्स ने प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए प्लेन और सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस और उनके कॉन्टैक्ट्स के टाइम को रिकॉर्ड कर लिया। इस पूरे डेटा की मदद से 7 ऐसे सर्कल सामने आए जो उस रात पर्टिकुलर टाइम पर MH370 की लोकेशन को कवर करते थे। ये सर्कल्स सैटेलाइट हैंडशेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। प्लेन और सैटेलाइट के बीच पहला हैंडशेक रात के 2:25 और 27 सेकंड्स पर हुआ था, तो वही आखिरी सुबह 8:19 और 37 सेकंड्स पर हुआ। इसलिए 7th सर्कल के एरिया में प्लेन के होने के ज्यादा चांसेस थे। लेकिन ये अकेला सर्कल इतना बड़ा था कि ये कजाकिस्तान से लेकर चाइना, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हुए लाखों स्क्वायर किलोमीटर के समुद्र को घेरे होता है।
इतने बड़े एरिया में प्लेन को ढूंढना लगभग नामुमकिन था, इसलिए एक्सपर्ट्स ने प्लेन की स्पीड, फ्यूल और बाकी सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आखिरी सर्किल पर एक शेडेड एरिया आइडेंटिफाई किया, जिसको 7th आर्क का नाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार प्लेन सदर्न इंडियन ओशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 2500 किलोमीटर साउथ वेस्ट में इस 7th आर्क के एरिया में ही कहीं हो सकता था। इस आर्क को डिफाइन करने के बाद सर्च जोन थोड़ा नैरो जरूर हो गया था, मगर ये 7th आर्क सदर्न इंडियन ओशन के एक ऐसे हिस्से में है जिसे पहले कभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। इंसान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो गई हो, लेकिन सच तो यही है कि अभी तक हम समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इस सच को जानते हुए भी MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था। जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, तब तक प्लेन के गायब होने की वजह का पता नहीं चल पाता। इसलिए पुअर वेदर और डेंजरस लोकेशन के चैलेंजेस के बावजूद लाखों स्क्वायर किलोमीटर के समुद्री हिस्से को घेरे हुए 7th आर्क में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। GoLogin is the best browser for multi-accounting. GoLogin is a platform that enables users to manage multiple browser profiles. यहाँ पहला ऑपरेशन 18 मार्च 2014 को शुरू हुआ, जिसमें एयरक्राफ्ट्स और शिप्स के जरिए 6 हफ्तों तक ओशन का करीब 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च किया गया। लेकिन इतने बड़े एरिया में सी के सरफेस पर कहीं भी प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल सका। इसलिए 28 अप्रैल 2014 को पहला सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इसके बाद डीप ओशन सर्च को कंडक्ट किया गया ताकि फ्लाइट 370 को समंदर के अंदर खोजा जा सके। अंडर वाटर सर्च के टाइम पूरे सी फ्लोर को कई महीनों तक स्कैन किया गया, लेकिन प्लेन मिलना तो दूर, एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे प्लेन के वहां होने का पता चल सके। 29 जुलाई 2015 को यानी फ्लाइट MH370 के गायब होने के करीब 17 महीनों के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के लिए सभी के कान तरस गए थे। मैडागास्कर के ईस्ट में सिचुएटेड आइलैंड ऑफ रियूनियन के किनारे पर वहां के लोकल्स को 2 मीटर का एक मेटालिक टुकड़ा मिलता है। ये टुकड़ा उसी मिसिंग प्लेन का हिस्सा होता है जो प्लेन से टूटकर समंदर से तैरते हुए वहां आ पहुंचा था। बोइंग के लिए इन पार्ट्स को बनाने वाली कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने उस टुकड़े पर लिखे सीरियल नंबर्स और डेट से कंफर्म किया कि यह टुकड़ा MH370 का राइट फ्लैपरॉन ही है। इस डिस्कवरी से यह तय हो चुका था कि MH370 ने सदर्न इंडियन ओशन में ही कहीं क्रैश किया है। इसके बाद ऐसे 30 से ज्यादा आइटम्स पाए गए, जिनमें से लगभग 22 पीसेस को ब्लेन गिब्सन नाम के इंडिपेंडेंट सर्चर ने डिस्कवर किया। लेकिन सभी पाए गए आइटम्स में से केवल 3 आइटम्स को ही इंस्पेक्ट करके कंफर्म किया गया कि वो MH370 का हिस्सा है। सर्च ऑपरेशन इस दौरान लगातार जारी रहा। 7th आर्क के एरिया में मल्टी बीम सोनार और साइड स्कैन सोनार के इस्तेमाल से MH370 की खोजबीन होती रही। लेकिन 2017 में 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के सी फ्लोर की अच्छी तरह से स्कैनिंग करने के बाद अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। 3 साल के एफर्ट्स और सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी कुछ टुकड़ों के अलावा ना तो प्लेन मिला और ना ही प्लेन के क्रैश साइट का पता चल सका। अभी तक के ये सर्च ऑपरेशंस मलेशियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी ब्यूरो ATSB के नेतृत्व में किए जा रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया समेत और भी कई देशों के एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और सबमरीन्स ने कंट्रीब्यूट किया था। यह ऑपरेशन एविएशन हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन अनसक्सेसफुल होने के बाद आखिरकार इस ऑपरेशन को भी रोक दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियन ओशनोग्राफर डॉक्टर डेविड ग्रिफिन अपनी एक अलग ही रिसर्च में लगे हुए थे। जब प्लेन का पहला टुकड़ा MH370 का राइट फ्लैपरॉन आइलैंड ऑफ रियूनियन पर मिला, तब से ही डेविड ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने किसी दूसरे प्लेन के फ्लैपरॉन का इस्तेमाल करते हुए उसे ओशन में फेंककर पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस तरह वो फ्लैपरॉन की जर्नी को ट्रैक करते हुए MH370 की क्रैश साइट को पिन पॉइंट करना चाहते थे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ड्रिफ्टर डेटा का इस्तेमाल करते हुए उस पिन पॉइंट लोकेशन को डिस्कवर कर लिया, जहां से MH370 के फ्लैपरॉन ने आइलैंड ऑफ रियूनियन तक पहुंचने में 500 दिन का समय लिया था। ये लोकेशन सदर्न इंडियन ओशन में 7th आर्क के एरिया के अंदर ही 35 डिग्री साउथ में थी। अंडर वाटर सर्च के दौरान ये 35 डिग्री साउथ वाली लोकेशन को चेक नहीं किया गया था। इस वजह से डॉक्टर डेविड ग्रिफिन की इस थ्योरी के बाद बहुत उम्मीद लगाई जाने लगी कि क्रैश्ड प्लेन इसी जगह पर हो सकता है। लेकिन मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्च ऑपरेशन अब तक बंद किया जा चुका था, जिस वजह से डेविड की पिन पॉइंट लोकेशन पर कोई खोजबीन नहीं हो सकी। लेकिन एक साल बाद 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक अमेरिकन मरीन रोबोटिक्स कंपनी सामने आई, जिसने
MH370 को खोज निकालने का चैलेंज लेते हुए मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ओशन इन्फिनिटी अगर प्लेन को 90 दिनों के अंदर खोज निकालती तो मलेशियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें $70 मिलियन तक की फीस दी जाती। लेकिन अगर ओशन इन्फिनिटी प्लेन को ढूंढने में असफल रही तो उसे कोई भी फीस न देने की बात तय हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ATSB का सर्च ऑपरेशन फेल हो चुका था। इसके बावजूद पूरा रिस्क लेते हुए ओशन इन्फिनिटी ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड अंडर वाटर सर्विलेंस व्हीकल्स थे जिनकी मदद से इन्होंने ओशन के फ्लोर की अच्छी तरह से मैपिंग करना शुरू किया। इस बार ओशनोग्राफर डॉक्टर डेविड ग्रिफिन का बताया गया 7th आर्क में 35 डिग्री साउथ का एरिया भी चेक किया गया। 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के ओशन फ्लोर को सर्च करने के दौरान ओशन इन्फिनिटी को अपने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए समंदर के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानों से लेकर वोल्केनोस तक मिले, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो वो थी MH370। 5 महीनों की मशक्कत के बाद ओशन इन्फिनिटी का ये ऑपरेशन भी फेल होकर बंद हो गया। एक और जहां MH370 को ढूंढ निकालने में एक के बाद एक कई सर्च ऑपरेशंस नाकाम हो रहे थे, तो वहीं इन सब के बीच सोशल मीडिया पर इस प्लेन को लेकर नई नई थ्योरीज बन रही थी। सभी उलझनों को दूर करने के लिए मलेशियन पुलिस अपनी एक अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, जिसमें MH370 में मौजूद हर एक इंसान का बैकग्राउंड चेक किया जाने लगता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले 2 पैसेंजर्स पर शक गया, पूरिया नूर मोहम्मद मेहरदाद और दिलावर सैयद मोहम्मद रेजा नाम के इन 2 पैसेंजर्स ने प्लेन से ट्रैवल करने के लिए चोरी के पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया था। फ्लाइट के मिसिंग डिक्लेयर होते ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस प्लेन को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक कर लिया है। ऐसे में इन 2 पैसेंजर्स की खबर ने हाईजैकिंग के शक को यकीन में बदल दिया था। लेकिन जांच करने पर इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चलता है कि वो दोनों पैसेंजर्स कोई टेररिस्ट नहीं, बल्कि वो केवल चोरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके यूरोप में सेटल होना चाहते थे। इन 2 पैसेंजर्स के निर्दोष साबित होने के बाद शक की सुई प्लेन के कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह की तरफ घूम गई। लोगों ने थ्योरी दी कि कैप्टन ज़ाहिरी सुसाइडल थे और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर प्लेन का कम्युनिकेशन डिसेबल किया और प्लेन को समुद्र में ले जाकर क्रैश कर दिया। कैप्टन ज़ाहिरी पर शक तब और पुख्ता हो गया जब उनके घर से इन्वेस्टिगेशन टीम को फ्लाइट सिमुलेटर मिला, जिस पर जो पाथ ड्रॉ किया गया था वो काफी हद तक MH370 के पाथ से मैच करता था। इस खबर के बाहर आने से लोगों को लगने लगा कि कैप्टन ने ही इस प्लेन को हाईजैक किया होगा, लेकिन इस बात को भी महज एक अफवाह बताते हुए मलेशियन एयरलाइंस के ऑफिशियल्स ने सिरे से नकार दिया। मलेशियन एयरलाइंस के अनुसार 53 साल के कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल और एक्सपीरियंस पायलट थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18,000 घंटे फ्लाइट उड़ाते हुए गुजारे थे। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। वहीं उनका बैकग्राउंड चेक करते वक्त पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन्हें दोषी माना जा सके। इसके अलावा प्लेन के अपने रास्ते से भटकने और फिर गायब होने के पीछे तीसरी थ्योरी सामने आती है। माना जाता है कि प्लेन जब वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर कर रहा था, उस वक्त पायलट ने प्लेन में किसी टेक्निकल मैलफंक्शन को नोटिस किया। सीरियस इशू होने की वजह से पायलट ने प्लेन को बीजिंग की जगह मलेशिया में ही लैंड करने का सोचा, इसलिए वहाँ से 180 डिग्रीज का लेफ्ट टर्न लेकर प्लेन वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि प्लेन मलेशिया के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर पाता, प्लेन में इलेक्ट्रिकल फायर हुआ और प्लेन के ट्रांसपोंडर ने काम करना बंद कर दिया। आग लगने से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी और पैसेंजर समेत क्रू और पायलट सभी बेहोश हो गए। इस वजह से पायलट और उनका क्रू इस बात से अवेयर ही नहीं था कि प्लेन कैसे और कहां जा रहा है। प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर होने के बाद ऑटो पायलट पर चलने लगा और तब तक उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। फ्यूल खत्म होने के बाद प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश कर गया। जहां इस थ्योरी को कुछ हद तक एक्सेप्टेंस मिलती है, तो वही कुछ थ्योरीज के हिसाब से MH370 क्रैश ही नहीं हुआ था। गुजरते वक्त के साथ MH370 के गायब होने को लेकर नई नई थ्योरीज बनती गई। कई सर्च ऑपरेशंस हुए, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि 2022 में एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्ट यानी WSPR के डेटा एनालिसिस के जरिए उन्होंने प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया है। हैरानी की बात यह है कि रिचर्ड ने जो लोकेशन बताई वो भी इंडियन ओशन के उसी 7th आर्क के एरिया में मौजूद है, जहां सालों तक सर्च ऑपरेशन किया जा चुका है। पर यहाँ रिचर्ड का मानना है कि समुद्र में 4000 मीटर नीचे अगर उनकी बताई गई पिन पॉइंट लोकेशन पर सर्च किया जाए तो प्लेन का मलबा मिल सकता है। लेकिन मलेशियन अथॉरिटीज ने रिचर्ड के एनालिसिस को कंसिडर न करते हुए फिर से कोई सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करना जरूरी नहीं समझा। इस तरह 10 साल बीतने के बाद भी अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर 8 मार्च
2014 की रात MH370 के साथ क्या हुआ था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा MH370 के डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। सैकड़ों थ्योरीज, मीडिया की मिसगाइडेड स्टेटमेंट्स और सालों से हो रही इन्वेस्टिगेशंस के बीच सबसे ज्यादा परेशान और दुखी विक्टिम्स की फैमिलीज को ही होना पड़ा। ये पहली बार था जब बिना किसी एविडेंस के केवल अजम्पशन के बेस पर 239 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। कुआलालंपुर से निकलने और लगभग 40 मिनट के लिए सही दिशा में उड़ने के बाद MH370 में आखिर क्या हुआ था, इसका असली सच उस फ्लाइट और उसमें सवार उन 239 लोगों के साथ ही लुप्त हो गया। GoLogin is the best browser for multi-accounting. GoLogin is a platform that enables users to manage multiple browser profiles.